लोग डूबते हैं तो समंदर का दोष देते हैं, मंजिल ना मिला तो मुकद्दर का दोष देते हैं, खुद तो चलते नहीं अक्सर संभल कर, खुद तो चलते नहीं संभल कर अक्सर, जब चोट लगती है तो पत्थर का दोष देते हैं, पत्थर का दोष देते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, एस सर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण दर्पण के वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी यह में संबंध इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, थोड़ा छोटा संक्षिप्त इंग्लिश होगा। अब देखिए गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध। तो ये देखिए संबंध दोनों दर्पणों की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात अवतल दर्पण के प्रयोग से भी और उत्तल दर्पण के प्रयोग से भी दोनों दर्पणों के मध्य से मदद से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले हम अवतल दर्पण की सहायता से सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए अवतल दर्पण की सहायता से अवतल दर्पण की सहायता से देखिए अवतल दर्पण की सहायता से हम सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए अवतल दर्पण कैसे रहता है? ऐसे, जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ रहता है? अंदर की ओर रहता है। ऐसे अवतल दर्पण रहता है। और देखिए इसके क्या होता है? ध्रुव होता है। और ये क्या होता है? इसका फोकस एफ होता है। और ये क्या होता है? सी होता है। तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखाएं खींचते हैं तो वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रेखा जाती है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ऐसे मुख्य फोकस से होकर ये गुजरेगी। देखिए समांतर भेजना कहाँ से हो जाएगी? मुख्य फोकस से होकर। तो मान लीजिए एफ इससे होकर गुजर रही है। और सेकंड स्टेप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर यदि हम इसको यहाँ से मिला वक्रता केंद्र को इस बिंदु से मिला दें, गोलीय दर्पण के मान लीजिए बिंदु आर से मिला दें। एक तो मान लीजिए ए है और ये आर है, या तो बी मान ले रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं आपके ऊपर है जुलाई। तो ऐसे मिला दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कोण बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा। आप ध्यान समझिए अवतल दर्पण की सहायता से आप सिद्ध कर रहे हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या है? अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ M1 M2 आप मान लेंगे। क्या मान लेंगे? M1 M2। अब ध्यान समझिए अब भाषा कैसे बनाएंगे आप? तो भाषा बनाएंगे माना M1 M2 परावर्तक पृष्ठ वाला एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 परावर्तक पृष्ठ वाला एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या C है। जिसकी फोकस दूरी क्या है? F और वक्रता त्रिज्या C है। आप सब शांत हो जाइए। बताएंगे माना M1 M2 अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ वाला एक अवतल दर्पण है। पहला इतना भाषा बनाएंगे माना M1 M2 परावर्तक पृष्ठ वाला एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या C है। जिसकी फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या C, इतना भाषा बना लेंगे। अब बोलेंगे इससे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा ए बी भेज रहे हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा ए बी भेज रहे हैं जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। या तो इतना क्लियर है? अब देखिए आप जानते हैं गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को आप उसके वक्रता केंद्र से मिलाते हैं तो वह रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। तो यहाँ अभिलंब BC की रचना किए हैं। इतना भाषा बनाएंगे माना M1 M2 परावर्तक पृष्ठ वाला एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या C है, वक्रता केंद्र C है। और यहाँ पर बनाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण AB भेज रहे हैं तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल बनेगा इसे कौन सा कोण कहेंगे? एंगल I कहेंगे और इसे एंगल R कहेंगे। अर्थात ये आपतन कोण और क्या है? परावर्तन कोण है। अब ध्यान दीजिए भाषा तो बनानी है और लिख लेंगे माना दर्पण की वक्रता त्रिज्या, माना दर्पण की वक्रता त्रिज्या
कैपिटल आर हो, आप स्मॉल आर भी मान सकते हैं, तथा फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी स्मॉल एफ, इतना मान सकते हैं। माना दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर है और फोकस दूरी कैपिटल आर और फोकस दूरी स्मॉल एफ है, इतना मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं ए बी और मुख्य अक्ष समांतर है, मुख्य अक्ष समांतर यानी ए बी किरण लिखेंगे, चूंकि ए बी किरण मुख्य अक्ष क्या है, समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, जो ए बी किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो देखिए यहाँ पर समांतर रेखा का नियम लगेगा। आप जानते हैं कि समांतर रेखा में एकांतर कोण होते हैं, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो आमने सामने कोण बनते हैं, ऐसे एकांतर क्रम में जो कोण बनते हैं उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। तो देखिए समांतर है इसके, तो ये तिर्यक रेखा काट रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पर यह कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के। एंगल आई का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी और सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ। ये क्या लिख देंगे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और देखिए पुनः परावर्तन का नियम लागू करेंगे हम, परावर्तन के नियम से हम, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ध्यान दीजिए, परावर्तन के नियम से क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होता है। अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। और एंगल आई का नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं ए बी सी, तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, एंगल ए बी सी, यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आर का नाम क्या है, तो इसे कह सकते हैं सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए यदि इक्वेशन इसे 2 मानते हैं और इसे 1 मानते हैं, इस वाले इक्वेशन को, तो ध्यान समझिए इनका एक पक्ष बराबर है। किसी भी समीकरण का जब एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष स्वतः बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 और 2 की कंपेरिजन करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 और 2 की आप तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो एक पक्ष बराबर तो सेकंड पक्ष स्वतः बराबर हो जाएगा। अर्थात एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। अब देखिए एफ बराबर हो गया, इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए एंगल सी बी एफ और बी सी एफ, देखिए एक ही त्रिभुज के 2 कोण हैं, एक ही त्रिभुज के 2 कोण हैं, त्रिभुज जनरेट हुआ BCF और BCF के 2 कोण बराबर है। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के यदि 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण, उनका 2 कोण बराबर होता है तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। यहाँ प्रमेय यूज करने पर, एक प्रमेय क्या कहता है, तो आप बताएं किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा 2 कोण, 2 सम्मुख कोण बराबर हों, सम्मुख कोण बराबर हों तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होते हैं, समान होते हैं। सम्मुख भुजाएं भी बराबर होते हैं, आप जानते हैं जैसा कि प्रमेय क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी त्रिभुज के 2 सम्मुख कोण बराबर होंगे तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो CF होगा वो BF के बराबर होगा, CF BF के बराबर होगा। यह इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4 है, इसे इक्वेशन 4 में डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए, अब ध्यान समझिए, अब ये जो BF है CF के बराबर हो गया, परंतु यदि देखिए कंडीशन है दर्पण का द्वारा छोटा करिए, द्वारा जितना बड़ा है इतना बड़ा, इसे छोटा कर देते वाला पॉइंट इस पे आ जाएगा। देखेंगे यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो, कंडीशन यहाँ पर है यदि दर्पण का द्वारा क्या हो, छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो तो बिंदु P कहाँ पर हो, बिंदु B कहाँ पर होगा, या P पर होगा, बिंदु B
बिंदु P पर होगा या ध्रुव P पर होगा, P पर होगा, तो देखिए उस कंडीशन में जब बिंदु B P पर हो जाएगा तो अर्थात PF इज इक्वल टू VF, इसलिए जो PF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, VF के, PF इज इक्वल टू VF। और देखिए जब यह दोनों बराबर है, इक्वेशन 5 इसे मान ले रहे हैं, तो देखिए इक्वेशन 4 और 5 की कंपेरिजन करेंगे तो एक पक्ष बराबर BF इसमें भी है, BF इसमें, तो दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 3, 4 और 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर PF किसके बराबर हो जाएगा, CF के, CF के, अर्थात आपने यह दोनों दिखा दिया कि जो CF है वो PF के बराबर होंगे, CF किसके बराबर होंगे, PF के बराबर होंगे। परंतु ध्यान दीजिए जब यह दोनों आपस में बराबर हैं और आप क्या जानते हैं, चूंकि ये जो PC है इन दोनों के योगफल के बराबर है, P से C तक की दूरी CF और PF के योगफल के बराबर होगी, PC किसके बराबर होगी, CF और PF के योगफल के बराबर होगा। तो आप CF की जगह क्या लिख सकते हैं, PF, CF की जगह क्या लिख सकते हैं, PF, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो PF प्लस PF इज इक्वल टू PC, और PC, और देखिए ध्यान समझिए 2PF हो जाएगा, 2PF इज इक्वल टू PC, इतना आपको मिल गया। अब ध्यान से समझिए इसके आगे कैसे लगाएंगे, अब PF मतलब दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या कहलाती है, F की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे F कहते हैं, F यानी PF की दूरी यहाँ पर दे ही दिया है आपको, क्या दिया F मान लिए हैं, और देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, PC होती है, क्या होती है, PC, तो ये तो मान लिए PC और PF, तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, अर्थात R इज इक्वल, इसके जगह PC की जगह पर R लिख सकते हैं और PF की जगह पर F, तो 2F, R इज इक्वल क्या हो जाएगा 2F, या F इक्वल क्या हो जाएगा R/2, या F इक्वल टू R/2, यही आपको प्रूफ करना था। अर्थात आप कह सकते हैं जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, अथवा कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दुगनी होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो आप बताएंगे जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, अथवा जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो ये दोनों बात कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब उत्तल दर्पण द्वारा आप सिद्ध करेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसके पहले आप लोगों ने अवतल दर्पण की सहायता से गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का निगमन कर चुके हैं। अब आएंगे उत्तल दर्पण द्वारा। तो सेकंड है उत्तल दर्पण की सहायता से, उत्तल दर्पण की सहायता से, दर्पण की सहायता से वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध आगे लिख लीजिएगा। और देखिए अब किस दर्पण की सहायता से, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसा रहता है, तो ध्यान दीजिए ऐसे रहता है। ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है। और देखिए इसमें यहाँ ये ध्रुव होता है, इसका M1 M2 इसका परावर्तक पृष्ठ है, और इसका F इधर होता है, और ये क्या है, C है, यानी मुख्य फोकस इधर होता है और वक्रता त्रिज्या इधर होती है। तो देखिए मुख्य के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए वास्तव में परावर्तन के पश्चात तो यहाँ चली जाती हैं। देखिए मुख्य के समांतर भेज रहे हैं किरण, तो परावर्तन के पश्चात इधर चल जा रही है, परंतु यहाँ पर प्रतीत होता है कि इस फोकस से होकर आ रही है। देखिए डॉट लाइन है, फोकस से होकर आ रही है, प्रतीत हो रहा है, परंतु वास्तव में फोकस की तरफ जाती नहीं है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब ध्यान दीजिए, अब आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के किसी पृष्ठ से मिलाएंगे तो वो अभिलंब कहलाएगा। तो अभिलंब की रचना करेंगे, यहाँ से ऐसे अभिलंब की रचना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक आपतन कोण मिलेगा I, जिसे आप कहते हैं, एक परावर्तन कोण मिलेगा R। आपतन कोण और परावर्तन कोण, सॉरी यह है आपतन कोण होगा क्योंकि आपतित किरणें है ना, और ये क्या होगा, परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण मिलेगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लीजिए AB है, कोई किरण है, AB किरण जो मुख्य के समांतर आई है, मुख्य को x डैश और x से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए भाषा कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा भाषा बनाकर लिखना रहता है। तो आप बनाएंगे भाषा, लिखेंगे M1 M2 परावर्तक पृष्ठ वाला एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता त्रिज्या C है। ध्यान समझिए क्या लिखेंगे, माना M1 M2 परावर्तक पृष्ठ वाला एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या C है और वक्रता केंद्र C है, और उसके मुख्य के समांतर कोई किरण AB भेजी जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इतना उम्मीद है लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और भाषा बनाएंगे, भाषा नंबर सेकंड। अब मानेंगे, माना दर्पण की वक्रता त्रिज्या
त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या PC, मान लेंगे कैपिटल आर है, स्मॉल आर भी मान सकते हैं, और मुख्य फोकस दूरी लिख सकते हैं, या फोकस दूरी बन सकते हैं, फोकस दूरी यानी PF कितना है, तो आप कह देंगे स्मॉल f, इतना तो मान ही सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे कुछ, जैसे यह जो CB और मान लीजिए D तक आ गया, CBD जो CD रेखा है और यह रेखा PF वाला, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं मिले हैं आपको। तो जो आमने सामने के कोण बनते हैं वह कोण कौन से कोण कहलाते हैं, तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब एक दूसरे को कोई रेखाएं प्रतिच्छेद करती शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण का नियम लागू होगा, और उसके पश्चात संगत कोण का नियम लागू होगा, क्योंकि यह कोण आपको बराबर दिखाना है, और उसके पश्चात परावर्तन का नियम तो लागू ही होगा। तो देखिए पहले लिखे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, और देखिए परावर्तन के नियम से क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव इक्वल होता है। द्वितीय नियम लिख रहे हैं, देखिए तो आपतन कोण क्या है, ABD, अर्थात एंगल I लिख दे रहे हैं हम, एंगल I इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल R के। ये परावर्तन का नियम है, तो द्वितीय नियम के रिगार्डिंग, क्योंकि द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, अब ध्यान समझिए, अब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एकांत में शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं जिसे काटती हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ध्यान दीजिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, तो जो एंगल R है, देखिए यह रेखा और यह रेखा काट रही है, फोकस वाली रेखा और एक वक्रता केंद्र वाली रेखा काट रही है, तो एंगल R किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले FB और C के। तो एंगल R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एंगल FB और C, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसे इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ध्यान समझिए, अब आगे अब आप जानते हैं संगत कोण पढ़े होंगे। संगत कोण पहले यहाँ से इन दोनों को बराबर दिखा दी, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेरिजन कर लीजिए, इक्वेशन और 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिए समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक पक्ष बराबर R बराबर, तो ये I इसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल FBC, क्योंकि किसी भी समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है, दूसरा पक्ष क्या होता है, स्वतः बराबर होता है। किसी भी इक्वेशन का एक पक्ष बराबर होता है, दूसरा पक्ष स्वतः बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बराबर हो गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या फॉलो करेंगे आप जानते हैं, ये दोनों पैरेलल है, लिखेंगे चूंकि AB जो है मुख्य अक्ष की, AB किरण किसके समांतर है, AB किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष x डैश के समांतर है। क्या लिखे हैं, जो AB किरण है आपका वो किसके समांतर है, तो आप बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर है। तो संगत कोण आप जानते हैं, ऊपरी संगत कोण आपस में बराबर होते थे। यह कोण यह वाला इसके बराबर हो गया और यह वाला इसके बराबर दिखा दिए। अब देखिए यह कोण इसके बराबर होगा, इस वाले कोण का संगत कोण, तो लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, देखिए ABD इज इक्वल टू लिख सकते हैं FCB, एंगल FCB। रीजन क्या देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे संगत कोण है, संगत कोण है। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब इक्वेशन 3 और 4 की तुलना करने पर यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर 4 की तुलना से, तो देखिए समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो एक पक्ष बराबर है, देखिए कौन कौन पक्ष बराबर, ABD कौन सा एंगल है, ABD I है, I को ABD कहते हैं, तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष स्वतः बराबर, तो FBC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर, FCB के।
ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसे इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 5 अधिक है समीकरण 5 में से एफ सी बी और ए दोनों बराबर, तो पुनः प्रमेय से हम सम्मुख भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे इनके। प्रमेय से, प्रमेय क्या है, आप जानते हैं कि सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, अर्थात बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बी एफ बराबर एफ सी, यह दोनों आपस में क्या देंगे, बराबर। बी एफ एफ सी के बराबर इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए बी एफ एफ सी के बराबर होगा। अब देखिए समीकरण से आपको थोड़ा भी भयभीत नहीं होना है, जानते हैं क्यों, क्योंकि ये बहुत आसान है। हम समीकरण बनाते हैं आसान करने के लिए सवालों को, न कि जटिल करने के लिए। यहाँ पर 6 समीकरण है, जिसका तात्पर्य है नहीं कि जटिल है। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, यदि दर्पण का ध्रुव जो है, जो बिंदु बी है, दर्पण का द्वारा छोटा हो जाता है, यहाँ आ जाएगा। तो यदि दर्पण का द्वारा क्या हो, छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, पुनः तो बिंदु बी पी पर होगा, बिंदु बी पी पर होगा, तो पी पर होगा अर्थात संपाती होगा। तो संपाती होगा, जो एक बी एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी जो बी पी एफ है वो बी एफ के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए। देखिए इक्वेशन 7 और 6 में कुछ सिमिलरिटी है, इक्वेशन 7 और 6 में कुछ समानता है, इसे इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ जगह को लिख दे रहे हैं। और देखिए इक्वेशन 6 में कुछ समानता है, इक्वेशन 6 और 7 को तुलना करने पर समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 7 से देखिए दोनों की तुलना आप करेंगे तो बी एफ बराबर है, तो पी एफ और एफ सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए पी एफ और एफ सी बराबर हो गए, तो चूंकि आप जानते हैं जो पी सी बना है वो पी एफ और एफ सी से मिलकर बना है, अर्थात पी सी के बराबर पी एफ और प्लस एफ सी लिख सकते हैं ना, पी एफ प्लस एफ सी, यह दोनों से मिलकर बना है, आप जानते हैं। तो देखिए रेखाखंड का नियम है कि बड़ा रेखा दोनों छोटे रेखाओं के बराबर होता है। और देखिए अब पी एफ का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एफ सी अथवा एफ सी का स्थान पर पी एफ लिख सकते हैं, तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ, अर्थात पी सी बराबर क्या हो गया, 2 पी एफ। ध्यान समझिए, अब पी सी बराबर क्या निकाल दिया, 2 पी एफ। अब आगे जगह ना हो तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये दिखाई दे आप लोगों को, देखने में कोई असुविधा ना हो। पी सी बराबर कितना आ गया, 2 पी एफ आ गया। अब ध्यान समझिए, अब पी एफ का माने एफ माने है, तो 2 एफ हो गया, और पी सी को क्या माने आर, तो आर बराबर क्या होगा, 2 एफ, अथवा आप कह सकते हैं एफ बराबर क्या हो गया, r/2, एफ बराबर क्या हो गया, r/2। अब ध्यान समझिए, अर्थात यहाँ पर भी कह सकते हैं जो फोकस दूरी होती है वह त्रिज्या की आधी होती है, और जो कर्तक त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो इतना निष्कर्ष यही निकला आप लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। ये देखिए पहले अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी और कर्तक त्रिज्या में संबंध निकालना, और पुनः उत्तल दर्पण की सहायता से। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। इसके लिए हम धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। आगे तक बने रहिए। चलिए नोट कीजिए। देखिए आप लोगों का अगला हेडिंग है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है समझिए, इसे रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन, इसका इंग्लिश होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ध्यान दीजिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो आप बताएंगे किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात नहीं कुछ कहने आ रहा तो आप सिंपल बताएंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बताएंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अथवा किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात रेखीय आवर्धन बराबर होता क्या है, तो आप बताएंगे रेखीय आवर्धन बराबर, रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है,
बटे वस्तु की लंबाई। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होता है, वस्तु की लंबाई। अर्थात कभी कभी देखिए और भी इसका और सूत्र क्या होता है, तो एक सूत्र अथवा यह भी यूज किया जाता है रेखीय आवर्धन का, जो बहुत फेमस सूत्र है, सवालों में अक्सर भी यूज किया जाता है इसका। आवर्धन इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए, बताएं क्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बटे ध्रुव से, अब देखिए दर्पण के ध्रुव से लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो देखिए तब परिभाषा क्या हो जाएगा बताएंगे, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर इसका सिंबल क्या हो जाएगा, यदि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो, प्रतिबिंब की लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो, वस्तु की लंबाई h हो, वस्तु की लंबाई h हो, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो, भी वस्तु की दूरी सॉरी u हो तथा प्रतिबिंब की दूरी भी हो, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, भी हो, तब आवर्धन यम इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ओ भी हो जाएगा। देखिए इसे कभी कभी आई अपॉन ओ, इमेज बटे प्रतिबिंब की लंबाई, अर्थात इमेज बटे क्या हो जाएगा, इमेज बटे ऑब्जेक्ट अथवा आई अपॉन ओ कह सकते हैं, अथवा इसी को एच डैश बटे एच कहते हैं। और देखिए जब यह यम इसके बराबर हो गया और पुनः यम किसके बराबर है, वी अपॉन यू के, वी अपॉन यू के बराबर है, ध्यान समझिए यहाँ पर चिन्ह रहता है माइनस का, ध्यान दीजिए माइनस रहता है, तो यहाँ पर माइनस वी अपॉन यू के बराबर हो गया। तो अर्थात आप कह सकते हैं जो यम होता है ओ आई बटे ओ ऑब्लिक एच डैश बटे एच ऑब्लिक माइनस वी अपॉन यू के सिमिलर होता है, बराबर होता है। अरे ये प्रूफ कैसे करेंगे इसे, ध्यान समझिए, इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप, तो सर्वप्रथम एक अवतल दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण की सहायता से प्रूफ करेंगे, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। देखिए तो अवतल दर्पण ऐसे रहता है, आप जानते हैं, देखिए उसका ध्रुव होता है और M1 M2 परावर्तक पृष्ठ है, M1 M2 क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, इसका मुख्य फोकस F होता है और एकवरता केंद्र C होता है। तो आप जानते हैं मुख्य की कोई भी समांतर रेखा भेजेंगे तो आप कहाँ से होकर जाएगा, यहाँ, तो देखिए यहाँ इसके फोकस से होकर जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई वस्तु ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ए बी कोई वस्तु ले रहे हैं, तो मुख्य के समांतर भेजेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, अर्थात F से होकर जाएगा। और देखिए और अगला इसके वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, पुनः उसी मार्ग में वापस तो मुख्य फोकस से भेजेंगे, समांतर हो जाएगा, तो मुख्य फोकस से भेज देना है। तो मुख्य फोकस से चैनल प्लस में परावर्तन को सभी खच के समांतर हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा आपको, यहाँ, तो उल्टा प्राप्त होगा। देखिए ये क्योंकि वास्तव में रेखाएं काटे हैं तो उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, बी डैश ए डैश, जैसा कि आप लोगों को हम किरण आरेख के नियम में पढ़ा चुके हैं और प्रतिबिंब बनने की स्थितियां भी बताए हैं। तो यहाँ अनंत व सी के बीच वस्तु प्रतिबिंब रहता है तो उसका सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको रचना करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से रचना में इसको ऐसे मिला देंगे, इसके हेड को किससे मिला देंगे, ध्रुव से, इसके इस वाले हेड को भी ध्रुव से मिला देंगे, अर्थात प्रतिबिंब की हेड को ए को पी से मिला देंगे और ए डैश को भी कहाँ से मिला देंगे, पी से, यानी कि ए व ए डैश को किससे मिलाएंगे, पी से मिलाने को, पी मतलब ध्रुव से मिलाने को से प्राप्त कर। अब देखिए आप जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर जो कोण एंगल जनरेट होगा और यहाँ पर जो एंगल जनरेट होगा आई और आर होंगे तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी ये समकोणी त्रिभुज होंगे, क्योंकि यहाँ 90 अंश भी है और यहाँ पर भी 90 अंश है। वस्तु हमेशा सीधा खड़ी रहती है तो 90 अंश पे खड़ी रहेगी और प्रतिबिंब भी हमेशा, तो लिखेंगे समकोणी त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज
ए बी सी, देखिए ए बी और पी में, ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में। आप जानते हैं समकोणी त्रिभुज रहता है तो उसमें कर्ण का अनुपात कर्ण के साथ रहेगा और लंब का अनुपात लंब के साथ और आधार का अनुपात आधार के साथ। तो लंब क्या है, लंब ध्यान दीजिए, ए डैश यहाँ पर इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश लंब है तो ए डैश बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे ए बी हो जाएगा। और देखिए इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार का अनुपात बी पी, देखिए आधार बी डैश पी है, ये देखिए आधार क्या है बी डैश पी है और इस वाले त्रिभुज में बी पी है। तो आपकी इन्हीं दोनों का आवश्यकता है, कोड को लेंगे नहीं, अब देखिए इन्हीं दोनों से आपका निगमन हो जाएगा। अब क्या जानते हैं, ध्यान समझिए, अब यहाँ ए डैश बी डैश यानी ए डैश क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई किससे डिनोट करते हैं, एच डैश और एच से, तो एच डैश और एच से। अब देखिए अथवा बी डैश पी यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी किसे लिखते हैं भी से, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं, यू कहते हैं ना। अब ध्यान दीजिए यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ पर सूत्र ऐसे दिखा देंगे। अब देखिए अब क्या होता है, और आप जानते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होता है, आवर्धन होता है, आवर्धन इक्वल टू एच डैश बटे एच होता है ना। तो इससे क्या करेंगे, इसमें रख देंगे मान, तब क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश बटे एच इज इक्वल टू वी बटे यू। तो यहाँ पर सूत्र देखिए माइनस कब लगा हम बता रहे हैं, देखिए दर्पण के गाड़ी माइनस लिखते हैं, यदि अवतल दर्पण दोनों माइनस है तो माइनस माइनस, देखिए प्रतिबिंब भी इधर प्राप्त हुआ और वस्तु भी इधर खड़ी है तो दोनों की दिशाएं बाईं तरफ हैं, तो माइनस माइनस से तो इसमें कट गया प्लस हो गया, अगर उत्तल रहता तो यहाँ माइनस रहता, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस है, पॉजिटिव रहता तो माइनस पॉजिटिव माइनस से होते हैं तो माइनस रहते हैं। तो हेंस प्रूफ सिद्ध हो गया है, अर्थात जो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है, अथवा दर्पण के ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी के बराबर होता है। तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। हिंद देश का